अगर आपके घर का पूरा बजट, मतलब घर के रंग रोगन से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक का हर छोटा बड़ा फैसला कोई पड़ोसी लेने लगे। अरे ये तो बहुत ही अजीब और अनकंफर्टेबल स्थिति हो जाएगी। वही तो। शुरुआत में शायद लगे कि चलो कोई और टेंशन ले रहा है, घर बेहतर चलेगा। पर धीरे धीरे उस घर की अपनी पहचान, उनकी ज़रूरतें और सबसे बड़ी बात उनकी आज़ादी ही खत्म होने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, और भारत की हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के साथ भी ठीक ऐसी ही स्थिति बनती हुई दिख रही है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम चर्चा कर रहे हैं विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी VBSA बिल के बारे में। वैसे एक क्विक बात बता दूं, अगर ऐसे ही इन डेप्थ डिस्कशंस पसंद हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल IAS Zen को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ ऐसी ही स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं। हाँ, तो VBSA बिल की अगर बात करें, ये कोई आम बिल नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र मतलब सिर्फ किताबों या एग्जाम्स तक सीमित नहीं होता। ये किसी भी देश के संविधान, उसके फेडरल स्ट्रक्चर और आने वाली पीढ़ी से जुड़ा होता है। एग्जैक्टली और अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो ये बिल NEP 2020 को कानूनी रूप से ज़मीन पर उतारने का एक जरिया है। पर सोर्सेज बताते हैं कि NEP 2020 को तो कोविड के टाइम लाया गया था ना। हाँ, वही एक बड़ा पॉइंट है। हाँ। लॉकडाउन का दौर था, तो राज्य सरकारों के साथ उतना व्यापक विचार विमर्श नहीं हो पाया था जितना आमतौर पर होना चाहिए। और अब ये नया VBSA बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास है। अच्छा, मतलब JPC के पास है तो अभी इसमें सुधार की गुंजाइश बाकी है। बिल्कुल बाकी है, और इसीलिए इसके संवैधानिक पहलुओं पर अभी कड़ी बहस चल रही है। कानूनी मसौदों में सबसे पहला जो गंभीर मुद्दा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच का है। का क्या मतलब है? संविधान क्या कहता है इस बारे में? देखिए, इसको आसान भाषा में समझते हैं। संविधान की यूनियन लिस्ट की एंट्री 66 को देख लीजिए। ये एंट्री संसद को यानी केंद्र सरकार को सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड्स तय करने और कोऑर्डिनेशन का अधिकार देती है। एक अंपायर की तरह समझिए इसको। अंपायर यानी जो सिर्फ फील्ड के बाहर से रूल्स देखता है। सही पकड़ा। अंपायर का काम है बाउंड्री लाइन तय करना ताकि खेल फेयर रहे। लेकिन यहाँ आलोचना ये हो रही है कि VSBA बिल केंद्र सरकार को उस अंपायर से बदलकर एक ऐसा कैप्टन बना रहा है जो दूसरे खिलाड़ियों की आज़ादी छीन रहा है। वेट, सच में? ऐसा क्या प्रावधान है इसमें? हाँ, बिल यूनियन काउंसिल्स को असीमित शक्तियां दे रहा है। मतलब सिलेबस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक का हर फैसला अब इन्हीं काउंसिल्स के पास होगा। पहले UGC एक्ट के सेक्शन 13 के तहत किसी यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन करने से पहले उनसे कंसल्टेशन जरूरी था। एक आपसी बातचीत होती थी। ओह, और अब वो खत्म हो रहा है? बिल्कुल, इस रिक्वायरमेंट को बेहद कमजोर कर दिया गया है। अब इंस्पेक्शन पूरा टॉप डाउन थोपा जाएगा। यहाँ तक कि IITs और IIMs जैसे बड़े संस्थानों की ऑटोनॉमी भी खतरे में है। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक सर्जन की जगह एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर तय करने लगे कि ऑपरेशन कैसे होगा। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ब्यूरोक्रेसी का काम होता है रूल्स फॉलो करवाना, पर इनोवेशन नए सवाल पूछने से आता है, डर के माहौल में नहीं। अगर ब्यूरोक्रेट्स हायर एजुकेशन को चलाएंगे तो प्रोफेसर्स का ध्यान आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाने पर नहीं, फॉर्म्स भरने पर होगा। वही तो। यानी इंस्टीट्यूशन सिर्फ डिग्री बांटने वाली मशीन बन जाएंगे। पर सिर्फ प्रशासन का मुद्दा नहीं है ना ये। JPC के सामने इसके विचारधारा को लेकर भी चिंताएं रखी गई हैं। ये भारतीय नॉलेज वाला क्या एंगल है? हाँ, इस पर काफी बहस है। देखिए, इस मुद्दे को निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। आलोचना इस बात की नहीं है कि भारतीय ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, बल्कि इस बात पर है कि उस ज्ञान को डिफाइन कौन कर रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि इसके नाम पर हिंदुत्व विचारधारा को पुश किया जा रहा है। अच्छा, जबकि हमारी परंपरा तो हमेशा से मल्टीकल्चरल रही है। वही। यहाँ अलग अलग परंपराओं, भाषाओं और विचारों का संगम रहा है। तो डर ये है कि इस मल्टीकल्चरल कैरेक्टर को दबाकर एक तरफा विचारधारा थोपी जा सकती है। समझ गया। लेकिन एक और प्रैक्टिकल मुद्दा है फंडिंग का। सुनने में आ रहा है कि एजुकेशन की पब्लिक फंडिंग कम की जा रही है। हाँ, और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये बिल एक तरह से सरकार को शिक्षा के पब्लिक फंडेड मॉडल से पीछे हटने का रास्ता दे रहा है। अब इंस्टीट्यूशंस को अपने दम पर पैसे जुटाने होंगे। और पैसे जुटाने के लिए वो फीस बढ़ाएंगे। बाय द वे, अगर इन कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज को डिटेल में समझना हो तो IAS Gene चैनल पर मैं ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस और नोट्स शेयर करता हूं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, फीस बढ़ेगी
तो स्टूडेंट्स लोन्स लेंगे ना? बिल्कुल। शिक्षा एक अधिकार की जगह एक कर्ज बन जाएगी। और चिंता की बात यह है कि एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए अफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण का कोई ठोस फ्रेमवर्क इसमें नहीं है। ये तो काफी डिस्टर्बिंग है। पर एक मिनट, मैं थोड़ा इसको चैलेंज करना चाहता हूँ। बिल में ग्लोबल रैंकिंग्स और पेटेंट्स बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है। तो अगर हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप 100 में आती हैं, तो ये तो देश के लिए प्रगति ही है ना? ये तर्कसंगत सवाल है, पर शोधकर्ताओं ने यहाँ आउटपुट और आउटकम के बीच का फर्क समझाया है। पेटेंट्स, रैंकिंग्स, ये सब आउटपुट हैं। मशीन में कुछ डाला, पेपर निकल आया। हाँ, नंबर्स दिखने लगते हैं। पर क्या उस पेटेंट से किसानों का भला हुआ? क्या ग्लोबल रैंकिंग से सामाजिक न्याय का फर्क कम हुआ? ये आउटकम्स हैं, यानी असल जमीनी बदलाव। आलोचना ये है कि नया बिल हाइपर ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में सिर्फ एक्सेल शीट नंबर्स पर ध्यान दे रहा है, ना कि नेशनल इनोवेशन और सोशल जस्टिस पर। वाओ, आउटपुट वर्सेस आउटकम। सिर्फ नंबर्स दिखाना प्रगति नहीं है जब तक जमीन पर असर ना हो। और जमीन पर असर की बात करें तो ये काम तो राज्य सरकारों का होता है ना? तो सेंटर और स्टेट का क्या टकराव चल रहा है इसमें? देखिए, संविधान के अनुसार एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी दोनों का हक है। पर वीपीएसए बिल के सारे नियम लागू राज्यों पर हो रहे हैं और कंट्रोल पूरा दिल्ली से चल रहा है। कैसे? कोई नई बॉडीज बन रही हैं क्या? हाँ, 3 नए काउंसिल्स, रेगुलेटरी काउंसिल, एक्रेडिटेशन काउंसिल और स्टैंडर्ड्स काउंसिल। ये तीनों सीधे दिल्ली से कंट्रोल होंगी। स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स को तो बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है। ये तो अजीब बात है। अगर मानक परिषद दिल्ली के एसी कमरे में बैठकर स्टैंडर्ड्स तय करेगी, तो उन्हें क्या पता कि केरला के बैकवाटर्स या असम के पहाड़ों की लोकल जरूरतें क्या हैं? वहीं तो हर स्टेट की ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ज़रूरतें अलग होती हैं। एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इम्प्रैक्टिकल है। ऊपर से राज्य अपना हायर एजुकेशन खुद फंड करते हैं, फिर भी किसी संस्था को बंद करने या खोलने का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। सुनने में तो ये भी आया है कि एक्रीडेशन यानी क्वालिटी चेक का काम प्राइवेट एजेंसीज को दिया जा रहा है। हाँ, आउटसोर्स किया जा रहा है। अब क्वालिटी चेक कोई ऑडिट तो है नहीं कि बस टिक बॉक्स भर दो। एक यूनिवर्सिटी जो ट्राइबल बच्चों को पढ़ा रही है, शायद उसकी लैब उतनी हाईटेक ना हो, पर उसका सोशल इम्पैक्ट बड़ा है। प्राइवेट एजेंसीज तो सिर्फ प्लेसमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगी ना। ट्रू, उन्हें इक्विटी से क्या मतलब? और एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से कोई उम्मीद थी? उम्मीद थी कि एनआरएफ स्टेट यूनिवर्सिटीज को ब्लॉक ग्रांट्स देगा। ब्लॉक ग्रांट्स मतलब सरकार पैसा दे और कहे कि आपको जो जरूरत है वहां लगाओ। पर अब सिर्फ टाइड ग्रांट्स की बात हो रही है, यानी सरकार कहेगी पैसा सिर्फ एआई रिसर्च पे लगाओ, भले ही यूनिवर्सिटी को बेंचेस की जरूरत हो। इससे स्टेट यूनिवर्सिटीज की कमर टूट जाएगी। ओ बाप रे, ये तो काफी सारे पॉलिसी गैप्स निकल आए। तो जेपीसी के सामने इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन भी प्रस्तुत किया गया है या सिर्फ आलोचना ही हो रही है? नहीं नहीं, बहुत ठोस सुधार सुझाए गए हैं। सबसे बड़ा सुझाव है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मांग ये है कि रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स तय करने में स्टेट काउंसिल्स और यूनियन काउंसिल्स को 50-50% का बराबर हक मिलना चाहिए। एकदम लॉजिकल लगता है ये तो। और फंडिंग वाली प्रॉब्लम के लिए? एक नया हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC बनाने का प्रस्ताव है, जो स्पेशली पिछड़े हुए स्टेट इंस्टीट्यूशंस या लैगर्ड्स को जेनरस फंडिंग दे सके। और किसी भी संस्था को बंद करने से पहले स्टेट की सहमति मैंडेटरी होनी चाहिए। और वो लोकल पहाड़ों और बैकवर्डर्स वाले इश्यूज के लिए? उनको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए रीजनल काउंसिल्स बनाने की मांग की गई है, जो स्पेसिफिक सोशो टेक्निकल मुद्दों पे फोकस करें। और सबसे जरूरी बात, ये सारी काउंसिल्स ब्यूरोक्रेट्स नहीं बल्कि एकेडमिक्स और प्रोफेशनल्स चलाएं। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली मांग ये है कि कंप्लायंस वाली बाबूगिरी से निकलकर एक ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस लाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा देश के लिए कोई डिग्री छापने वाली फैक्ट्री नहीं है। ये हमारी सोशल और कल्चरल आज़ादी को बचाने का साधन है। अगर ये बिल इसी सेंट्रलाइज्ड रूप में लागू हो गया, तो सारी पावर ऊपर से मट जाएगी और जमीनी हकीकत दब जाएगी। जेपीसी के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस गहरे विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वीबीएसए बिल को लेकर जो बहस है वो सिर्फ कुछ नियम बदलने तक सीमित नहीं है। ये भारत की शिक्षा प्रणाली की आत्मा का सवाल है।
चाहे वो संवैधानिक टकराव हो, राज्यों के अधिकार हों या नौकरशाही का बढ़ता दबदबा, इन सब का असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। हाँ, और इन डॉक्यूमेंट्स में बार बार वही चुभने वाला बिंदु सामने आता है, आउटपुट बनाम आउटकम। क्या यूनिवर्सिटीज का मकसद सिर्फ ग्लोबल रैंकिंग्स की एक्सेल शीट में डेटा पॉइंट्स बनना है, या उन्हें सच में सामाजिक बदलाव का केंद्र बनना चाहिए? एक ऐसा सवाल जो हम सबको ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है। शिक्षा का असली मकसद नंबर्स पर नहीं, बल्कि सामाजिक भेदभाव और मिटाने पर टिका होना चाहिए। जेपीसी का फैसला जो भी हो, आगे ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हमारा कानून शिक्षा की असली रूह को कितना जिंदा रख पाता है। और हाँ, ऐसे ही स्मार्ट और डिटेल कंटेंट के लिए आईएएस इंजन यूट्यूब चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।